मैं मंच को नमन करती हूँ। आप सभी स्नेहीजन को दुबई से अमृत बिसारिया का स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और शत शत नमन करती हूँ। इस दिवस को भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और दूसरी खुशी की बात यह भी है कि आज ही क्रिसमस का त्योहार भी है। यह ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। आप सभी को मेरी क्रिसमस। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच की विचार वाटिका में आज के हमारे मेहमान बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विश्व में अपना साहित्यिक परचम फहराने वाले आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय। जी इस जी, नमस्कार और सभी का स्वागत। जी जी। इस आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी, उज्जवल और अत्यंत प्रेरक है। भौतिक विज्ञान में आपने एमएससी किया। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद भी आपने अपनी संवेदनशीलता, भाषा प्रभुत्व और सांस्कृतिक दृश्य से भारतीय प्रसार जगत तथा हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। भारतीय प्रसारण सेवा के अधिकारी के रूप में उप महानिदेशक तथा आकाशवाणी दिल्ली के निदेशक के रूप में अपनी रचनात्मक सोच से एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, इंद्रप्रस्थ, राजधानी जैसे अनेक चैनलों को लोकप्रियता और विशिष्ट पहचान दिलाई। आपकी वाणी में सहजता, संवाद में सौम्यता और कार्यशैली में अनुशासन, इन तीनों का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। आप एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि उत्कृष्ट रचनाकार, टिप्पणीकार और सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख व्यक्तित्व भी हैं। साहित्य, संगीत, कला और मानवीय संवेदनाओं के प्रति आपका गहरा झुकाव आपके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। तो आइए ना, आप सभी विचार वाटिका में हम मिलते हैं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से मंडित माननीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से और उन्हीं के द्वारा उनकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से साहित्य की बारीकियों से अवगत होते हैं। आदरणीय, विचार वाटिका में आपका अंतर मन से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आमंत्रित करने के लिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। सभी का स्वागत करता हूँ जी। जी, मुझे भी उम्मीद है सर कि हम लोग अच्छे वार्तालाप से आगे गुजरेंगे। आदरणीय, व्यक्तित्व और साहित्य क्या एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कहें कि साहित्य से व्यक्तित्व प्रभावित होता है? आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? सहमत क्या, छोड़िए, मैं तो इस बात का साक्षी हूँ। देखिए, जी, हजारों आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन आप जो है, जैसे शोभना नारायण जी नृत्यांगना है, आप उनसे बात करके देखिए तो जो साहित्य से, कला से जुड़ा होता है, संगीत से जुड़ा होता है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो जाता है। वो, जी, और जितने भी ऐसे लोग हैं, वो किसी बड़े से बड़े पद पर हों, उद्योगपति हो, कुछ हो, लेकिन जैसे देने भरतराम जी हैं, इतने बड़े, बहुत बड़े उद्योगपति भारत के, पर जी, वो संगीत से जुड़े हैं, तो उनसे बात करके आप देखिए। तो ये आप जो कह रही हैं, इसमें बिल्कुल सही बात है कि साहित्य से या संगीत से या कलाओं से जुड़ा व्यक्ति जो भी है, वो निश्चित रूप से थोड़ा कहीं न कहीं ज़्यादा संवेदनशील होता है, एक सचेतन मन वाला होता है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जी। जी, जी। या बिल्कुल सच कह रहे हैं आदरणीय कि जो संवेदनशील व्यक्ति है, साहित्यकार भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है, और वो अपने अंतर मन की भावनाओं से जुड़ा होता है, जो कि बाहर उसके बातों में या उसकी रचनाओं में चीजें परिलक्षित होती हैं, जो हमें आपकी रचनाओं में भी पढ़ने और देखने को मिलती हैं। ये बहुत। अमृत जी, मुझे ध्यान जी, आया, देखिए, अभी जी, आपने अटल जी का स्मरण किया।
जी, जी। अटल जी से मेरी कम से कम 1 दर्जन मुलाकातें हैं और जब वो प्रधानमंत्री बन गए, सबसे बड़ी बात है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी पुष्टि इसी से होती है। जी, प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उनके व्यवहार में, उनके बर्ताव में, उनकी बातचीत में कहीं कोई अंतर नहीं आया। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात। जी। और मेरे पास बहुत वो उदाहरण लेकिन उसके लिए समय नहीं है। वो मैंने वो मेरे पास जी, दर्जनों उनसे 1 दर्जन मुलाकातें हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने तब भी उनका पूरा स्टाफ और वो स्वयं उतने ही विनम्र, उतने ही आत्मीयता से भरे। और साहित्यिक पर्सनैलिटी थी उनकी और मुझे भी सौभाग्य मिला है उनसे मुलाकात करने का। उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो इलाहाबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन है, तो वहाँ पे मुझे काव्य पाठ के लिए एक बार बुलाया गया था जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी तभी। और उसमें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि आगे चल के हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक कविता मैंने कोई प्रस्तुत की थी जिसको उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया था, तो आज भी वो भाव और वो लुक मेरी आंखों के सामने रहता है। और मैं भी अटल जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, क्या प्रकृति कवि हृदय को लिखने के लिए प्रेरित करती है? जी, जी। स्वाभाविक है। देखिए जी, कौन सा कवि ऐसा होगा जिसमें कहीं न कहीं उसकी कविताओं में पेड़ नहीं आते होंगे, उसकी बिल्कुल। कविता में सूरज चाँद नहीं आते हों, चाँदनी नहीं आती हो, समुंदर नहीं आता हो, नदियाँ नहीं आती हो। हमारे सुमित्रानंद पंत जी को देखिए वो तो पूरा वो उनका वो प्रकृति के बीच रहे और उसी पर वो उनका जो लेखन जो है केंद्रित है। ये बहुत स्वाभाविक है कि प्रकृति अब हमें क्योंकि हम बने ही उन्हीं 5 तत्वों से, उसी हवा, पानी उसी से तो हमें तो हमेशा नदी पे जाना अच्छा लगेगा। कुंभ पे करोड़ों लोग क्यों स्नान करते हैं, आप जी, सोचिए। जी, जी, तो बिल्कुल। तो बहुत स्वाभाविक है कि जो हमारे ये तत्व हैं, इन्हीं से हम मिलकर ही बने, इसलिए प्रकृति जो है वो तो हमेशा बहुत प्रेरणा देती है तरह-तरह के दिन। ये और बात है कि हम कितना जैसे हम जब देखते हैं रहीम जी को लीजिए, जी, इतनी बारीकी से एक-एक चीज़ प्रकृति के एक-एक उसका कहाँ से वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं और क्या-क्या लिखते हैं। वो एक अलग बात है कि प्रकृति से आप अपने लेखन में उसको कितना जोड़ पाते हैं, नए उन बिंबों को ला पाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रकृति तो जी। हमेशा वो किसी भी रचनाकार के लिए बहुत बड़ा क्या बहुत बड़ा स्रोत है। जी, बहुत, बहुत बड़ा मुझे तो लगता है कि प्रकृतिमय व्यक्तित्व ही होता है ज़्यादातर रचनाकारों का। और केवल रचनाकारों का ही नहीं आदरणीय, काफ़ी लोग प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। और मुझे तो लगता है कि बिल्कुल। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है, जो हमें सब कुछ सिखाती है, जीने का तरीका। प्रकृति को हम बैठ जाइए आप गार्डन में और फूलों को, तितली को, भौरों को देखिए, तो कभी हृदय उद्वेलित हो जाता है लिखने के लिए। और बहुत सारे उसको टॉपिक मिलते हैं कि वो लिखे। और कभी-कभी तो लिखते-लिखते रचनाएँ भी इतनी लंबी हो जाती हैं कि पूछिए मत, लगता है कि नहीं अब तो खत्म कर दिया जाए, अब तो खत्म करें इसको। और प्रकृति तो मुझे भी बहुत प्रिय आदरणीय है और आप सभी को प्रकृति में ही तो हम जीवित है। आपने सच कहा कि हमारा शरीर भी 5 तत्व प्राकृतिक तत्वों से ही बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले रचऊ शरीरा। तो हम प्रकृति से तो अलग हो ही नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर आंसर आदरणीय आपका। और एक मेरा प्रश्न तो नहीं कहेंगे, एक क्वेरी है, क्या भ्रमण साहित्य को समृद्ध करता है? जी, जी, बिल्कुल देखिए आप कहाँ से अपने चरित्र लाएँगे, आप कहाँ से कहानियाँ लाएँगे, आप कहाँ से चीज़ों को देखेंगे, समाज को देखेंगे। देखिए मैं बस में सफ़र करता रहा ब जी, ब जो अब वो जब कुछ अब जब जो ऑफ़िशियल यात्राएँ वो सब छोड़ दीजिए, जी हाँ, वरना मैंने बहुत वर्षों तक जैसे जब एसी तो नहीं होता था, फर्स्ट क्लास होता था, लेकिन मैंने जी, बहुत वर्षों तक फर्स्ट क्लास से सफ़र ही नहीं किया। मैं तो सेकंड क्लास में चलता था। क्यों जी, चलती थी? क्योंकि फर्स्ट क्लास में कोई किसी से बात नहीं करता, अपनी-अपनी दुनिया में। आप सेकंड क्लास में रहते हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं। इसी तरह मैं बस में बहुत चला हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप आइसोलेशन में क्या लिख सकते हैं उस तरह से?
तो समाज के बीच रहना, जीवन के बीच रहना, तो जितना ही आप भ्रमण करेंगे, दुनिया को देखेंगे, रीति-रिवाज तरह-तरह के, इतनी दुनिया जहाँ-जहाँ आप होते कुछ नया देखें, वरना आप कुएँ के मेंढक बन के रह जाते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कानपुर का हूँ, अगर मेरा जब ट्रांसफ़र होता है बहुत तकलीफ़ होती है, सब सामान सब गृहस्थी तितर-बितर होती है, सब होता है, लेकिन इतना कुछ मिलता है, आप अलग-अलग शहरों में जाते हैं, अलग-अलग संस्कृतियों को देखते हैं, तो उससे इतना कुछ मिलता है, आपके अनुभव समृद्ध होते हैं, अनुभव का संसार समृद्ध होता है और हमारी जो दिमाग की बंद जो है, जो मतलब जो है, जो गलियाँ हैं वो खुलती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अब वो जैसे हम कानपुर में अब छोटी-सी बात है कि अब होली में वहाँ मान लीजिए वो जलाते हैं, क्या कहते हैं गेहूँ की बाली जलाते हैं जी, होली में। जी, जी। हम बीकानेर में गए तो वहाँ वो पापड़ जलाते थे, भाई वहाँ कहाँ गेहूँ की बाली तो जी, मतलब जी। तो इस तरह हम उससे एक दुनिया में रह के समझते हैं कि बस दुनिया इसी तरह की सब ऐसे ही करते होंगे, लेकिन दुनिया बहुत है, अलग-अलग लोग कैसे उनका जीवन है, तो बहुत समृद्ध होता है संसार और घूमना चाहिए। मतलब बिल्कुल, जो अगर लिखने पढ़ने का रुचि है, घूमने का मतलब यही नहीं कि आपको पूरे किसी विदेश यात्रा पे निकले तभी आपका अनुभव समझे, अपने निकलिए कहीं झुग्गी-बस्ती में जाइए, नहीं कहीं बिल्कुल, जाइए, बिल्कुल लेकिन जी। जीवन को देखिए, समझिए, लोगों से मिलिए, जुड़िए, ऑब्ज़र्व करिए तो उससे बहुत कुछ मिलता और जितना ही घूमिए हम जितने लोगों से मिलते हैं उतने भाव और विचार जानते हैं। जहाँ-जहाँ भी जाते हैं अलग-अलग प्रदेश हो या देश हो या विदेश हो, हर जगह की सभ्यता, रहन-सहन सबको देखते हैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। जैसे वो एक चिड़िया की कविता है ना, सबसे पहले मेरे घर का है। हाँ, अंडे जैसा हाँ, था आकार। हाँ, और जब वो अंडा टूटा तो लगा कि इतना बड़ा है ये संसार। तो वही है कि कूप मंडूक बने रहने से ज़्यादा अच्छा है कि हम आते-जाते रहें और अब तो स्कूल कॉलेजेस में भी एजुकेशनल टूर होते हैं। पहले भी हमारे समय में भी होते थे। मैंने तो एनसीसी किया कि हुआ है। हमरे जी, जी। जी, अमृत जी, अच्छा, अब देखिए आपने आज वो क्रिसमस की भी बधाइयाँ दी थी। अब कुछ हमारे देश में इस वक़्त जो है इतना हमारी महान संस्कृति है, लेकिन उपद्र कर रहे हैं लोग, उनको धर्म बाधा डाल रहे हैं उनकी जी। उपासना में, तो वो कौन लोग हैं? अगर वो घूमे होते या उनका ज्ञान होता, तो वो जानते हैं भई यही भारत में एक मिज़ोरम भी है, नागालैंड भी है, मेघालय भी है, केरला भी है, गोवा, तो ये जो अज्ञानता है, आप एक संकुचित दायरे में रहते हैं, संकुचित सोचते हैं, फिर आप एक बहुत अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते, मुश्किल की बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। जब तक सबको समेटेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं एक-दूसरे को, तो लोग हमें कैसे जानेंगे? हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि यदि हम दूसरों के बारे में नहीं जानना चाह रहे हैं या नहीं जानते हैं, तो लोग हमें कैसे जानेंगे? तो आप स्वयं को जी, तो चाहते हैं कि लोग जानें और हम दूसरों को ना जानें, क्यों ऐसी प्रवृत्ति है? हर इंसान इंसान है। हर इंसान को हम इंसान समझें और सबका रहन-सहन अलग हो सकता है। लेकिन जहाँ तक संस्कृति, सभ्यता और वो जीवन की राहों का तात्पर्य आदरणीय, मुझे तो लगता है कि किसी भी जगह, किसी भी देश में या किसी भी राज्य में, किसी का भी ऐसा कुछ खराब नहीं है कि जीवन की राहें खराब हों। अलग वो हो सकती हैं। हमारे विचारों जी, से बिल्कुल, थोड़ी अलग हो सकती है, विभिन्नता हो सकती है, लेकिन दृष्टिकोण या चाहत या मन की तरंग या मन की भावनाएँ सबकी एक जैसी ही हैं। अब वो बात दूसरी है, बिल्कुल, आगे हम बिल्कुल। आएँगे थोड़े इसी क्वेश्चन पे भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर वाक़ई कूप मंडूक बन के रहने से तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं और फिर वो कहते हैं ना मेढक के कुएँ के मेढक ही बन कर के रह जाएँगे। वार्तालाप बहुत अच्छी दिशा में चल रही है और काफ़ी बड़े-बड़े साहित्यकार भी हमारी वार्तालाप सुन रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आदरणीय। तो मैं 1 मिनट आदरणीय सबके नाम से थैंक्स दे देती हूँ, फिर आगे जी, बढ़ती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आदरणीय संगीता सिंह बनाफर जी भी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। अभिनंदन, अभिनंदन लिख रही हैं। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत नमन वंदन आपको आदरणीय। रत्नेश्वर जी लिख रहे हैं मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी एवं विदुषी कवित्री अमृत बिसारिया जी को मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, वंदन नमन आदरणीय आपको। और संध्या दीक्षित भी जुड़ गई हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय, नमस्कार आपको भी। अच्छी अच्छी टिप्पणियां, अच्छे अच्छे शब्दों से हम लोग का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं आप सभी। वीना अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और
इतने सुंदर सुंदर कमेंट से हम लोगों का हर्षोल्लास बढ़ाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपकी जीवनी में पढ़ा था आदरणीय, मीडिया अध्ययन या अध्यापन, इसका क्या तात्पर्य है? दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? मीडिया अध्यापन का मसला ये है कि मैंने इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, ओपन यूनिवर्सिटी, जी उसके जी लिए बहुत सारे मतलब वो यूनिट्स होते हैं वहाँ पे। आप जानते हो जो टेक्स्ट बुक उनकी होती है, जी वो उसमें अलग-अलग यूनिट्स होते हैं। मैंने उनके जो ग्रेजुएशन का कोर्स है या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है जी या दूसरे कोई कोर्स हैं, उनके लिए 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिट्स लिखे हैं। मतलब एक तरह का छोटी किताब समझ लीजिए। जी वो सारे लिखे हैं, बहुत सारे कोई 7 यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर देना या ओरिएंटेशन के लेक्चर देना या वहाँ पे तो वो या उनके पेपर सेट करना, जामिया हो या जो और भी यूनिवर्सिटी हो, और उनका फिर वो तो या वाइवा लेना, इस तरह का काम बहुत किया मैंने और करता रहता हूँ, अभी भी करता रहता हूँ। जी जी, जी जी। जी जी तो आदरणीय, आप मीडिया बहुत अध्यापक व्यस्त। यहाँ जी जी, जी। जी जी हाँ। तो वही है और जी, जी। तो वो मीडिया में मतलब मीडिया में जो ना जो काम किया वो तो किया, लेकिन ये हमारा सिलसिला करीब-करीब बहुत पहले से 1989 से करीब-करीब जुड़ गया था, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाना, उनको जो मीडिया के स्टूडेंट को पढ़ाना। फिर हमारे आकाशवाणी दिल्ली में भी रोज़ आए दिन बैचेज़ आया करते थे, मीडिया के स्टूडेंट्स आते रहते थे, तो उनको लेक्चर देने उनको वो आते थे, आकाशवाणी देखते थे, घूमते थे और फिर उनको तो एक छोटा-सा वो देना पड़ता था व्याख्यान व्याख्यान जैसा। तो मीडिया अध्यापन भी एक ज़िंदगी का मेरी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, जी। जी जी और आप उसमें काफी व्यस्त रहे हैं और शुरू से ही आप इस फील्ड में व्यस्तता आपकी ज्यादा रही है। मीडिया अध्ययन संचार माध्यम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल का संरचना, प्रभाव और कार्यशैली का विद्वतापूर्ण विश्लेषण है। और अध्यापन जो है संवाद कला, सामग्री निर्माण, इन सबों को समेटना और इन सबों के बारे में बताना, तो प्रैक्टिकल भी इसमें होता है। तो जी, जी, इस तरह से बिल्कुल। आपने बहुत कार्य किए हैं। ये तो मेरा मंच धन्य हो रहा है कि आपने हमारी हमारा अनुरोध स्वीकार किया, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया आदरणीय। और उसी में ये भी है कि देखिए बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप होती हैं, मलेशिया गए, जी एशियन जी ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है और कई देशों में, तो वो भी ये मतलब या तो मुझे कविता की वजह से विदेश गया हूँ या मीडिया की वजह से गया हूँ, कोई लेक्चर देने। जी कनाडा वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, उस तरह के था। तो ये सब मतलब वो एक चलता रहता है, मीडिया और ये इधर इधर कविता, ये दो ही मतलब जो स्तंभ है जी जिन पर जी 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 जीवन भर का हुआ है। जी, जी, मीडिया तो जी। लगता है कि पूर्णतः जीवन में समाहित है और इसके बिना तो अब जीवन जीवन भी नहीं लगता है। जी अक्सर ये सुनने में आता है आदरणीय कि ये काम अच्छा है, ये काम नहीं अच्छा है, इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। तो माइंडसेट और नियत में क्या अंतर है? माइंडसेट कि किसे कहते हैं और नियत किसे कहते हैं? जी आदरणीय। माइंडसेट तो किसी का अपना निजी मतलब हो सकता है, किसी तरह की मानसिकता क्या बनती है, क्या उसका परिवेश है, क्या उसकी सोच है, क्या उसका परिवार से मिला है, क्या उसको अपने विद्यालयों से कॉलेजेस वगैरह से मिला है या अपने समाज जो उसका दायरा है उनसे क्या मिला है, तो वो एक अलग तरह की चीज है, उससे मानसिकता बनती है हमारी। उसमें एक से एक खराब मानसिकता वाले लोग भी हैं, जी जी एक से जी एक अच्छी मानसिकता वाले लोग हैं। अब रही बात नहीं थी तो देखिए, ये व्यक्ति को सोच के चलना पड़ेगा कि देखिए 2 रास्ते हैं। जी अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही रास्ते पे चलना आसान नहीं है, सिर्फ बड़ी सीधी-सी बात, बड़े कष्ट मिलते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। ईमानदारी का रास्ता अपनाइए, तो ठीक है भाई मैं अपनी फटीचरी में खुश हूँ, मान लीजिए मैं ईमानदार हूँ। लेकिन दूसरे आपका जीना हराम करते हैं, आपके परिवार वाले आपको कष्ट देते हैं। देखो भाई वो जो है वो जो बेईमान है वो कितना सुख से रहता है। बिल्कुल। थोड़ा-सा वो थोड़ा अपने अपने भीतर वो तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे मेरी जो शुरुआत हुई वो मान लीजिए व्यंग्य कविता से हुई। अब उस अगर हम उसमें कायम रहते तो पता नहीं कितना आजकल इतना मतलब शायद हम बहुत आट-बाट से और करोड़ों
कि कमाई कर रहे होते करने मेरा मन नहीं भरा क्योंकि मैं कविता से जुड़ा था। वो ठीक है हमें माध्यम उस वक़्त जब शुरुआत की हमारे यहाँ तो कोई छोटा सिलसिला बना तो मैं व्यंग्य सुनाने लगा फिर मेरा दिल बहुत जल्दी डूब गया। आप अपना जो है रास्ता हर व्यक्ति को अपने हिसाब से वो चाहता है, जो नियत वाली आप बात कर रहे हैं कि जी, आप जी। आपका लक्ष्य क्या है? कमाई तो आप क्या ब कमाई तो ऐसे-ऐसे लोग करते हैं कि वो लखनऊ के हज़रतगंज में वो आलू की टिक्की लेके बैठता है, 3 घंटे में लाख हज़ारों रुपए कमा के चला जाता है हर दिन। जी, जी, तो जी। कमाई बड़ी चीज़ है। तो कमाई बड़ी चीज़ है। अब आप कोई सम्मेलन में जाते हो और मनोरंजन के नाम पे कविता के नाम से आप इस तरह उल-जलूल मतलब मस्करे करते हो और आप क कमाई कर रहे हो तो उससे क्या हासिल है भई? आप क्या रह क्या जाएगा आपसे? लेकिन आपकी कोई एक पंक्ति अगर किसी की डायरी में पहुँच गई, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, जी। वही है कि हर व्यक्ति को अपनी नीयत और अपनी मानसिकता उसी तरह से ढालनी है कि भाई वो किस दिशा में कहाँ जाना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है। जी, जी। बहुत से लोग बहक जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। मेरे साथ के लोग थे, मैं कानपुर का हूँ, जी, जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे गीत लिखते थे। पर वो बाज़ार का जो दबाव था कि तो वो गीत छोड़ के और वो हास्य में चले गए। मैं व्यंग में था तो मैं व्यंग छोड़ के उल्टा गीत की तरफ आ गया था। वो आप क्या सोचते क्या चाहते हो? मैं जानता हूँ कि मैं गीत में नहीं आता, गंभीर कविता की तरफ नहीं आता। तो जो मैं पूरे मतलब विश्व कविता समारोह महोत्सव में भारत का एकमात्र प्रतिनिधि बन के अगर गया, जी, तो उसी वजह से गया, वरना ठीक है आप बिल्कुल, मनोरंजन करते रहते। बिल्कुल। और ये जब मैंने इस धारा में ये कदम रखा था, बहुत द्वंद हुआ था मानसिक रूप से। तब हमारे एक बहुत गायक मित्र हम दोनों का कार्यक्रम था और हम दोनों लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बात कही उसने मेरे बहुत सहारा दिया। उसने कहा देखो भाई दिलीप कुमार बुलाते हैं, अब वो लाखों रुपए लेते हैं और उन्होंने नाम लिए हास्य अभिनेताओं के। अब देखिए यही लोग हैं, हँसाते हैं लेकिन उनको क्या मिलता है? इनकी क्या पहचान है? जी, जी। मैंने कहा ठीक है, रास्ता बदल दिया अपना। जी, जी, जी। जी, तो हर व्यक्ति ने नियत तय करनी है, मानसिकता को सही दिशा में ले जाना उसका काम जी, है। जी। एक की सोच बनाए और कुछ अच्छा करके जाए तो अच्छी बात है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदरणीय आप। मानसिकता जो है, माइंडसेट जो है, वो हम जो सोचते हैं या जो माइंडसेट बना लिया हम उसी को सही समझते हैं, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। तो माइंडसेट तो आपने अपने हिसाब से बना लिया, तो वो गलत या सही भी हो सकता है। जैसे बबूल बोया है आम के लिए, कांटे उगाए हैं दूसरों के काम के लिए। बबूल बोया है आम के लिए, कांटे उगाए हैं दूसरों के काम के लिए। हम तो है परमार्थी, सेवार्थ सदा तत्पर हैं। आग मैंने ही लगाई है, अब पानी डालता हूँ आवाम के लिए। अब पानी डालता हूँ आवाम। तो ये भी एक माइंडसेट है। जैसे तुलसीदास जी ने भी जी, लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिमि देखी तैसी। तो हरि या श्री राम जो थे, वो तो क्या चीज थे, लेकिन जिसने अपना एक माइंडसेट बना लिया उनको उसी तरह से देखा। तो माइंडसेट सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन नीयत जो है, नियत अंतर मन से है, उसे आप गलत नहीं होने दे सकते हैं। और वो एक वैदिक या एक हमारे धर्म कह लीजिए या हमारे आत्म की संतुष्टि कह लीजिए, हम उस पे चलते हैं जहां हम कभी गलत को आश्रय नहीं दे सकते हैं, गलत चीजें हम नहीं सोच बिल्कुल, सकते हैं। और शायद जब हमारी नीयत अच्छी होती है तभी शायद हम बहुत शक्तिशाली भी होते हैं आदरणीय। अब देखिए जब बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। काम बहुत अच्छा होता है तो हम खुद में ही बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है, सब कुछ अच्छा किया है। तो ये हमारी 5 तत्व से बना हुआ शरीर गलत नहीं करना चाहता है, तो इसलिए माइंडसेट हमें एक ऐसी दिशा में रखना चाहिए जो सभी के भलाई के लिए हो। बहुत बहुत सुंदर आंसर आपका आदरणीय, और बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। जी, अमृत जी बस वैसे ही जोड़ता हूँ आपकी बात बात में, जी, कोई सवा सौ साल के अध्ययन के बाद, सवा सौ साल का जी, अध्ययन जी, करके और उसमें से ये जो पूरी दुनिया के में जो तरह-तरह के आंदोलन हुए हैं, तो जो जैसे सत्ता पलट हुआ, जो भी हुआ, जी, अब जी, उसका निष्कर्ष निकलता है कि 60% कामयाबी उनमें मिली है जो शांतिपूर्ण थे, जैसे महात्मा गांधी का, और 40% से भी कम है जो कामयाब हुए हिंसा के ज़रिए। तो जो आप बात कह रहे हैं वही कि अगर सही तरीके से आप काम करते हैं और जो उसमें भी एक बात है कि जो ये 60% लोग सफल हुए,
वो स्थायी प्रभाव वाली हैं और जो हिंसा से सफल हुए, वहाँ पर कोई न कोई मुसीबतें खड़ी होती रहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल, सवा बिल्कुल, साल बिल्कुल। साल का अध्ययन बता रहा है। तो वही वाली बात है कि हम लोग लालच उसमें आ जाते हैं बहुत मतलब भावनात्मक दबाव में आ जाते हैं, उत्तेजना में आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत इतना तुरंत वो प्रभावित करती हैं और हम ठहर के सोच नहीं पाते गंभीरता से। जी, जी। जैसे हम हमारे देश में कितना दुर्भाग्य कि महात्मा गांधी को अपमानित करने पर तुले हुए जी, हैं। जी, आजकल अब तो वो कोई फैशन बन बहुत गया है है। तो यही वाली बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न आप आजकल तो ऐसा सही है कि लोग ये सोचते हैं कि उसने हमारे लिए कुछ कहा है, तो सही या गलत हम उसके लिए भी कुछ कहें। सही को छोड़ के हाँ, हम गलत ही उसको डिफेम करें, तो नहीं कहा जा सकता, ये भी एक माइंडसेट है। इसके लिए भी क्या कह सकते हैं? हर एक का एक जैसा नहीं होता आदरणीय, लेकिन ये बात सच है कि यदि हमारा माइंडसेट अच्छा है, हमारी नीयत अच्छी है, तो विल पावर हमारी बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन वही है ना, कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है काँटों से भरी हुई है, तो खामोशी से काँटों के बीच में सिर झुका के आप निकल जाइए, मत बोलिए, मत कुछ कहिए। बस शायद आगे बढ़ने का यही रास्ता हो सकता है। आज भी हम साहित्य लिखते हैं, आप भी साहित्य लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो साहित्य में आप किसको प्राथमिकता देते हैं? प्रेम को, समाज को या आत्मसंघर्ष को? देखिए प्रेम से ही तो दुनिया चल रही तो प्रेम तो रहेगा, लेकिन अब ये भी है कि जब देश में जब वो भी एक कवि या रचनाकार का जो है वो एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो जिस समय में रह रहा है, जो परिवेश है उसका दुनिया कहाँ में क्या हो रहा है खाली क्योंकि एक जो सही सच्चा कवि है, उसके लिए अ, मतलब एक पूरा वो खाली व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। वो भी एक कविताएँ आप व्यक्तिगत जीवन की कुंठाएँ लिखते रहिए, पूरी डायरी भर दीजिए और पूरे संग्रह जी, निकाल दीजिए, वो भी एक तरीका जी, है। तो आप जी, प्रेम पे ही लिखते रहिए, जी, लेकिन लेकिन ज़िम्मेदारी पूरे विश्व के प्रति है, पूरी मानवता के प्रति है, तो वो अपने देश के प्रति भी है और देश से भी ऊपर उठ जाए, तो पूरी मानवता का कहीं दूसरे देश में कहीं बहुत अगर वहाँ के लोगों पर जो बहुत अत्याचार हो रहे हैं, फिर तो वो भी तो हमारी चिंता है। आप बिल्कुल। सोचिए, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, इस समय बोस्टन बैठा हूँ। जी, जिस समय वियतनाम युद्ध में अमेरिका के कवियों ने उसका विरोध किया तो उनको देशद्रोही किसी ने नहीं कहा। क्योंकि सरकार गलत जो करती है वो देश नहीं चाहे वो तो सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई एक बिल्कुल, सरकार कोई दूसरी बिल्कुल। सरकार। तो एक कवि की जो ज़िम्मेदारी वो बहुत बढ़ करके होती है, वो पूरी मानवता के प्रति ज़िम्मेदार है। तो ये जो एक जो पहलू है, वो हमें अगर ज़हन में हमारे रहे, तो शायद जो है वो कि वो प्रेम ठीक है, आप जो भी विधा लिखते हैं तो प्रेम ही लिखेंगे, प्रेम का नकार में। लेकिन एक देश में भयानक जो है मुसीबतें खड़ी हैं और आप जाके वहाँ पे वो फ़िल्मी टाइप की आप वो प्रेम कविताएँ सुना रहे हैं वहाँ पे या कवित्रियाँ भी हैं उस तरह की अब तेरी बाहों में मर जाऊँ तो उससे क्या जी, हासिल जी, होना है जी, भाई? जी, जी, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। सत्र जी, आप 17वीं शताब्दी की शायरी आप कर रहे हैं। आप दादा-नाना बन गए लेकिन वही वो इश्क वाली बातें कर रहे थे जी, जी, बिल्कुल जी। तो जो जो प्रेम सुन देखिए कर के और प्रेम देख के प्रेम भी लगता है कि क्या कह रहे हैं। जी, जी। हुँ, ये ना प्रेम बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है। प्रेम को अगर आप सही और प्रेम खाली प्रेमिका से प्रेम नहीं है और वो प्रेम बहुत व्यापक है, वो किसी के लिए किस तरह से भी हो सकता है। तो वो क्या है, किस रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन कोई भी सच्चा कवि होगा, तो अपने समय को नकार करके और खाली प्रेम लिखता रहे, तो वो तो फिर अपनी डायरी में आप कुछ भी लिखते रहिए। लेकिन एक किसी देश के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी विश्व की और मानवता के प्रति अगर आप ज़िम्मेदार हैं, तो सच्चे कवि हैं, तो फिर आप थोड़ा आगे का सोच करके लिखते हैं। जी, तो और वही फिर कालजयी बन जाता है जब आप देखिए ऐसी क्या वजह है कि 700 साल बाद हम अमीर खुसरो की पंक्तियाँ दोहराते हैं, क्यों दोहराते हैं? कबीर को क्यों दोहराते हैं 500 साल तो क्योंकि उन्होंने जीवन से जुड़ी बातें लिखी हैं जी, जी, बिल्कुल, और वो तो हमारे काम आए जो हमारे तो वही कालजयी साहित्य वही है, जो अपने जो जो रचनाकार या रचनाएँ कालजयी वही होती हैं, जो मनुष्यता को मनुष्य को ध्यान में रख कर बिल्कुल, के बिल्कुल। वो जाती हैं। फिर वो करोड़ों लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं, जी। तो वो सच्ची कविता है।
जी, जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। जैसे कबीरदास जी ने लिखा, रहीमदास जी ने लिखा, "रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गयो न उबरो, मोती मानुष चून।" बहुत अब ही आप देखिए कितनी बिल्कुल। मीनिंगफुल है ये, कितना अर्थ अच्छा-सा हुँ, इसमें समाहित है। तो पहले के कवि तो यही होते थे, तो और आदरणीय साहित्य जो है मनुष्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रेम भी है, समाज भी है और आत्मसंघर्ष भी है। तो हम सभी साहित्यकार समाज मनुष्य के लिए लिखते हैं, जिसमें सारी विधा समाहित है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जो लिखती हूँ, मैं कभी भी बहुत दुख का रोना मेरी कविताओं में नहीं होता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों रहती हैं, आप मतलब दुख दर्द आप क्यों नहीं लिखती हैं? तो हमने कहा, अरे भाई, इस दुनिया में हर इंसान को दुख दर्द तो मिलता है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है ना। आप यदि रोना रोना ही लिखते रहेंगे तो इस इट मीन्स जो पढ़ने वाले को हम रुला नहीं चाह रहे हैं। तो क्यों ना हम थोड़ी सी खुशियां बांट दें, ताकि खुशी में वो इंसान खुश रह सके और अपने दुखों और अपने गम को भूल सके। तो हमें मानवता के लिए और मनुष्य के ही लिए लिखना चाहिए, चाहे वो प्रेम हो, समाज हो, आत्मसंघर्ष हो। और काफी नए नए लोग जुड़ गए हैं। वाह, मंच विशिष्ट साहित्यकारों से भरा हुआ है। वीना अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं, रत्नेश्वर सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। मधु प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका, जुड़ गई हैं मधु प्रधान जी भी। अभिदा भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अभिदा। वीना अग्रवाल जी लिख रही हैं, बहुत ही शानदार वार्तालाप चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय। डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय। सभी आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी अपने अपने अच्छे अच्छे शब्दों से हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिष्ठित साहित्यकारों से मंच भी हमारा प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। और आदरणीय से प्रश्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों में के महत्व पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। दृश्य और श्रव्य कार्यक्रम जो होते हैं। देखिए, अब उसमें क्या है कि इसमें कोई संदेह, मैंने तो पूरा जीवन श्रव्य माध्यम में गुज़ारा है। जी, पर इसमें क्या शक है कि दृश्य का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अब देखिए कोई मतलब राजनीतिक दल है, अब उसमें लोग जो कई-कई बरस 30-30 साल संघर्ष करते हैं और वो उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। जी, जी, लेकिन अब लेकिन रामायण आई दूरदर्शन पे, तो रावण को भी टिकट मिल गया, अपने आप से मिल गया, माँगने नहीं गए थे। जी, 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 और जीत भी गए। तो दृश्य का प्रभाव इतना होता है कि एक चित्र जैसे कहा जाता है वो कई हज़ार शब्दों से ज़्यादा अधिक ताकतवर है। मगर इतना ये है कि वो माध्यम बहुत, और इसीलिए बहुत दुर्भाग्य की बात ये है कि अब ये माध्यम कि यूट्यूब या रील और ये सब खुल गया है, उसमें इसलिए बहुत सारा जो है, जो गलत है, जो जो फर्जी है, जो घृणा से भरा है, जो फूहड़ है, जो अश्लील है, उसकी वो बहुत बढ़ता जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। जी, जी, वरना जितने ये दृश्यमान मान लीजिए जैसे टीवी चैनल हैं, अगर हमारे भारत के टीवी चैनल जो सैकड़ों हज़ारों में हैं, अगर ये देश की समस्याओं पर केंद्रित करते और सब करें और उस तरह की चीज़ें करें, क्योंकि लोग वो देखते हैं, भाई स्वाभाविक है। तो वो जो देश का कायाकल्प हो जाए। लेकिन अब वो एक है सर्व माध्यमों की अपनी वो है, मतलब उनका ये नहीं कि सर्व माध्यम कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे रेडियो है। तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि भई आपको बैठना नहीं, आप चलते-फिरते, गाड़ी से चलते, काम करते आप सुन सकते हैं। उसका अपना महत्व रहेगा। लेकिन महत्व ये था कि जब दृश्य माध्यम नहीं था, वो लाखों परिवार रात में वो हवा महल बैठ के सुनते थे, पूरा परिवार सुनता था जी, या रेडियो उस तरह सुने जाते थे। अब वो चीज़ें खत्म हो गई, फिर दूरदर्शन आ गया, फिर इतने सारे चैनल आ गए। तो इसमें कोई शक नहीं कि दृश्य माध्यम शब्द से अधिक ज़्यादा ताकतवर है, प्रभावशाली है। लेकिन ये है कि दृश्य माध्यमों को अपनी ताकत का जो है वो उसमें दर्शकों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो थोड़ा अपने परिवार के लिए या उस पर थोड़ा सक्रिय होकर के
और इस तरह के जो लोग हैं, अब उसमें उनकी ऐसे लोगों को जो है थोड़ा-सा मतलब हतोत्साहित करें। मैं जब मैं देखता हूँ कोई कोई रील है और वो फूहड़ अश्लील है, उसको इतने लाखों लोग शेयर कर रहे हैं, तो शर्म आती है। ये जी, कैसा जी। समाज है? जी, वो जी। वो थोड़ा-सा की बात है कि भई लोगों को ही सारा केंद्र में लोगों को सोचना पड़ेगा कि भई जी। क्या ऐसा है जो स्वस्थ मनोरंजन करता है और क्या ऐसा है जो हमको जो है गलत हमारे बच्चों को, हमारी युवा शक्ति को और इसी वजह से आप देख रहे हैं इतनी अश्लीलता जो बढ़ रही है, इतने मतलब रिश्ते नातों में जो इस तरह की आप बिल्कुल। देख रहे हैं ऐसे-ऐसे मतलब कुछ हो रहा कि बताना मुश्किल है। ये सब नहीं होता अगर इस तरह का ये अश्लीलता फूहड़ता के हाथ में है जिस समय, जी, उसके मोबाइल के माध्यम से, तो वो जो हमें एक समाज व्यवस्था हमने बनाई थी, पूरी छिन्न-भिन्न हो गई, संयुक्त परिवार है नहीं। कहाँ से जो है वो संस्कार मिले और कहाँ से इसीलिए हम इतना समाज में इतनी गलत इतनी खबरें जो देखते हैं, जो दिल दहलाने वाली और वो तो इसी वजह से आ रही है। तो इसलिए दृश्य की शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति पर अंकुश लगाना सरकार का भी काम है, समाज का भी काम है, संस्थाओं का भी काम है और स्वयं लोगों का भी काम बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए माता-पिता ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। है। हम बिल्कुल। यदि बच्चों की बात करें, तो बच्चों में कैसा भाव हम डेवलप करना चाहते हैं, ये पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आदरणीय। और ये जी, जॉइंट फैमिली खत्म क्यों हुई? अपने आप तो नहीं खत्म हुई होगी। तो जी, अब ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा अधिकार चाहते हैं और ड्यूटीज़ नहीं करना चाहते हैं। तो हम जॉइंट फैमिली नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि कोई टीका टिप्पणी करे, कोई हमें किसी चीज को कहे कि ना रोके, जबकि आजकल बहुत बदलाव आ गया है। कोई अब टीका टिप्पणी परिवार में नहीं करता है, कोई नहीं रोकता है, हर इंसान अपने इच्छा अनुसार जीता है। लेकिन यदि कहीं कुछ गलत है, तो हमें एक या दो सेंटेंस में वो बात कहनी चाहिए। हर एक चीज को हम इतना प्रदर्शित ना करें, इतना ना दिखाएं कि बुराइयां ही समाज में बढ़े। तो ऐसी चीजों पे हमें अंकुश लगाना जरूरी है। और यदि उल्टी सीधी चीजें दिखाई जाएंगी तो यही तो फैलेगा ना, इसी का तो विस्तार होगा ना। तो क्यों नहीं हम अच्छाइयों को दिखाएं? क्यों नहीं हम एक एक ऐसी चीज को दिखाएं? जैसे हम लोग के समय में रामायण आता था, और कितनी अच्छी कहानी उसकी होती थी और हम सभी बैठ के देखना चाहते थे। और उस समय की फिल्मों को भी ले लीजिए, उस समय की जी, पिक्चर्स जो थी, एक से एक अच्छे भाव, एक से एक संस्कारी या सांस्कृतिक चीजें होती थी। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं आदरणीय, ये संस्कार और सभ्यता शब्द जो है ना, तो जैसे मैं भी इधर उधर जहां भी जाती हूँ, तो कहीं कहीं मुझे ये सुनने को मिलता है कि इतना भारी भरकम शब्द है कि सुन करके घबराहट होती है कि हम कैसे करेंगे। तो ये क्या चीज है? हुँ, ये तो जीवन की राह है, जीने की राहें हैं कि आप यदि किसी के अधिकार को छीनेंगे तो आपका अधिकार भी वहां पे रोका जाएगा। यदि आप अपना जी, जी। कर्तव्य करेंगे तो दूसरा भी कर्तव्य करेगा। और यही सभ्यता संस्कार है। हम वहीं तक तो आजाद हैं जहां किसी दूसरे की आजादी में खलल ना हो। तो जी, वो एक्चुअली क्या है कि वो जी, अमृत जी बात ये है ना कि अब ये जैसे काल चक्र को कहें या क्या कहें, समय का चक्र कहें, संवेदनहीनता बहुत इतनी बढ़ गई है कि जी, जी। एक ज़माना जब मेरी पहली फ़िल्म तो थी दोस्ती, 2 मैंने 2 विकलांगों की दोस्ती, एक दृष्टिबाधित है और एक वो पाँव से लाचार है। उनकी मित्रता पर 3 घंटे की फ़िल्म बनती, सुपर हिट होती है बहुत बहुत और बिल्कुल। वो भी एक समय था, तो जैसे जो आप कह रहे हैं, मैं उसी का समर्थन कर रहा हूँ। तो जैसे एक चक्र चला वो कि उसमें अब कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा, अभी एक फ़िल्म बहुत वो बड़ी कीर्तिमान कायम कर रही है, इसमें इतनी हिंसा है, बाप रे बाप! तो वो जी, सब चीज़ें हमारे ज़हन में बैठती जा रही हैं, युवा युवा जी, युवा जी। युवा पीढ़ी और बच्चे, वो भी उसी तरह से ढलते जा रहे हैं और हम बहुत संवेदनहीन और अमानवीयता और वो बर्ताव फिर हमें बहुत ऊँचे स्तर तक नज़र आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर वो बिल्कुल। समाज तक पहुँच जाता है कि अब ये दुर्भाग्य ये है कि जो जिसको तेरा फांसी में अब देखो कहाँ-कहाँ तक ये संवेदनहीनता पहुँचती है। अब वो कि अब तेरा तेरा फांसी जिसको मिलती है वो छूट जाता है, अब उसको क्लीन चिट मिल बिल्कुल, गई। बिल्कुल, या बिल्कुल। या बहुत या बहुत या चेंजेज़ जो आ गए हैं। हत्यारे बलात्कारी वो छूट रहे हैं। तो वो पूरे मतलब कहीं न कहीं वो परिलक्षित होती पूरे देश पर कि ये इतनी महान संस्कृति का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और वहाँ ये सब नज़ारे हम लोग देख रहे हैं। जी, ये जो है तो फिर वो तकलीफ होती है कि जो मतलब इस तरह की क्योंकि वो फिर एक
एक वो जो संवेदनहीनता वो कहीं को अकेले मतलब एक तरह कहीं सीमित नहीं रह जाती, वो तो फैलती जाती है समाज में, व्यवस्था में, ब्यूरोक्रेसी में, विधायिका में, मतलब ये सब चीज़ें होती जाती हैं। ये संवेदनहीनता ही तो है कि हम दूसरे के को नहीं कुछ समझते हैं। हमें जो चाहिए आजकल एक ये भी है स्पेस, हमें अपनी स्पेस चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल लीजिए आप अपनी स्पेस, लेकिन समाज में स्पेस बनाइए ना। किसी की स्पेस छीन हुँ। करके तो आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन आजकल की प्रवृत्ति यही हो गई है कि हम जबरदस्ती हासिल कर लें, चाहे वो चीज़ हमारी हो या ना हो। तो माइंड सेट भी बहुत गलत हो गया है और ये संवेदनहीनता तो फैलेगी। क्योंकि जब हम नहीं संवेदनशील हैं, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन कैसे संवेदनशील होगी? यदि हम किसी के लिए कुछ करना अपनी ड्यूटीज़ नहीं समझते हैं, तो हमारे लिए कौन करना अपनी ड्यूटी समझेगा? तो आगे क्या होगा? सोच के तो लगता है कि नहीं मालूम क्या होगा, गॉड नोज़। लेकिन सफरिंग्स बढ़ेंगी और बहुत अच्छा तो नहीं होगा, यदि ज़्यादा गलत नहीं है, तो बहुत अच्छा भी नहीं होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, चलिए हम सामाजिक उसमें बहुत अच्छी वार्तालाप चल रही है जिसमें हम समाज को भी ले रहे हैं, जबकि साहित्यिक वार्तालाप हमारी है। साहित्य से ही तो समाज शायद भी जुड़ा हुआ समाज से अलग है। जी, जी। बिल्कुल सही बात। साहित्य को अलग नहीं किया जा सकता है समाज से। तो आइए हम अब साहित्य की तरफ ज़रा रुख करते हैं आदरणीय। छंदबद्ध, छंद मुक्त, मुक्त काव्य में आप किसे अधिक महत्व देते हैं? नहीं, इसमें महत्व मेरे देखिए मेरे महत्व देने या उसका सवाल नहीं है, सवाल ये है कि कविता वो किसी रूप में हो, वो प्रभावशाली होती है। जी, अब जी। एक पत्रिका आती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसमें सिर्फ़ गीत छंदबद्ध कविताएँ ही छापती थी। लेकिन कविता खोजने से नहीं मिलती थी, तो खाली आप तुक मिला दें तो उससे कविता थोड़ी बन जाती। कविता तो सब उसकी संवेदना से बनेगी, कविता तो उसके विचार में क्या है उसमें पिरोया आपने, तो उससे बनती है। तो अब जैसे मैं मेरी मुख्य विधा गज़ल है, आप जानती हैं जी, जी। और मैं बहुत बिल्कुल शुरुआती लोगों में हूँ। जिस वक़्त गज़ल में मतलब हिंदी वाले भी गज़ल लिखने वालों को कोसते थे और उर्दू वाले भी को मतलब लगता था अब ये हिंदी में गज़लें लिखी जाएँगी तो क्या होगा बेचारी गज़ल का। जी, उस दौर का मैं हूँ जब जब मतलब पहली गज़ल मेरी छपी थी 1970 में छपी थी, फरवरी-मार्च में, कारिका में छपी थी। जी। 77 में आप सोचिए, जी, जी, जी। बिल्कुल शुरुआती लोगों में हूँ मैं। लेकिन मेरी एक कविता है, वो विलोग नाम से कविता है। उसको मैं तो इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, मैं तो वो लेकिन अब पता नहीं उसको लोग लोग मुझे भेजते रहते हैं कि उसके पता नहीं इतने लाख व्यूज़ हो गए, 50 लाख से ज़्यादा फॉलो हो गए। वो छंदमुक्त कविता है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया में पहुँच गई। कहने का मतलब ये है कि अच्छा मैंने मैंने तो लाल किले का कवि सम्मेलन हो, चाहे वो श्री राम सेंटर जितने बड़े-बड़े कवि सम्मेलन, वहाँ मैं छंदमुक्त कविताएँ सुनाता हूँ जी, और जी। मुझे उतनी ही कामयाबी मिलती है जितनी मैं तरन्नुम से गज़ल सुना के मुझे जी, जी, मतलब जो जी, जी। मिलता है। जो आप जो कह रही हैं, तो ये है कि देखिए दोनों बातें इसमें है शामिल। एक तो हमने जो छंद को छोड़ा और एक हर चीज़ हमारे यहाँ एक मतलब ना जब आप किसी भी चीज़ के अति पे चले जाते हैं, अति का भला वो ना बोलना, अति की भली न जी, चूक जी। वाली जो बात। जी, जी, जी। ऐसा मतलब हिंदी में ये दुर्भाग्य से ऐसा कर दिया गया कि जो छंदबद्ध कविता है जैसे वो कविता ही नहीं है या दूसरे नंबर पे ये नहीं होना था। उससे कविता जनता से थोड़ा कट गई। लेकिन छंद और जो भी आया जो हर कोई कवि बन आपने देखा ना बड़े-बड़े कोई संगीतकार होगा वो भी कविता लिख दे, कोई नेता है वो भी कविता लिख दे, क्योंकि अब कोई आपको वो कोई नियम मानने नहीं, व्याकरण मानने नहीं, बड़ा आसान जी, हो गया जिसको देखो भाई गाना आप क्यों नहीं गा लेते? आप कोई नेता के गाना गा देंगे, नहीं गा पाओगे भई आप। कोई कविता ऐसी चीज़ है कि पत्रकार वो भी कविता कुछ भी मतलब क्या है कि छंदमुक्त कविता में कविता अगर बनी हुई है और वो जो जो उसकी इंटेंसिटी है विचारों की, संवेदनाओं की, वो है तो वो छंदमुक्त है तो भी ठीक है। छंद और छंद से सिर्फ इतना ही होता है कि देखिए मैंने ये गज़ल सुनी विद्यार्थी जीवन में 1974 में सुनी होगी। आप सोचिए कितने साल हो गए। जी, जी। वो गज़ल अभी मैं आपको सुना दूँ पूरी की पूरी, ना कोई डायरी में नोट है, ना कहीं नोट है।
इससे संप्रेषण बढ़ जाता है, बस इतनी सी बात है। अगर जो कविता जो है, अगर उसमें छंद में है, तो उससे संप्रेषण बढ़ जाता है। इसीलिए जितने विज्ञापन आप देखती हैं, सब में वो तुक मिलाते हैं क्योंकि उससे विज्ञापन थोड़ा करना आसान हो जाता है। जी, इतनी सी बात है। वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक साधन, एक हवाई जहाज है। हवाई जहाज भी एक साधन है जाने को और बैलगाड़ी भी है। जी, जी, तो जी, वही बात है कि अगर छंदबद्ध भी है और कविता भी है, दोनों बातें। खाली छंद बना दिया, वो कविता नहीं है उसमें, तो बेकार है। अगर वो कविता भी है, वही वही संवेदनाएँ हैं, वही गहराई है, वही विचार है और वो छंदबद्ध भी है। फिर वो मतलब वो लोगों के दिलों तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा कामयाब है। जी। वरना छंदमुक्त कविता में हमने ऐसे-ऐसे कवि देखे हैं, बहुत बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त। फिर वो अपनी अपनी 4 लाइनें नहीं सुना सकते हैं, तो भाई कमाल है आप 50 साल से कविता लिख रहे हो और आप इतनी ही कविता अगर 4 लाइनें नहीं याद है, तो फिर ऐसी कविता का क्या क्या लाभ है भाई? जी, जी, वो वाली मैं आपको कविताएँ सुनाऊँगा, छंद मुक्त सुनाऊँगा, तो आपको सारी कविताएँ मुझे ऐसे ही सुनाऊँगा, मैं कागज़ नहीं देखना पड़ेगा। बहुत लंबी कविताएँ हैं, तो हो सकता है उसमें कहीं ज़रूरत थोड़ा बहुत देखने की पड़ जाए। क्योंकि कविता के जो है जिसको वो सही मायने में कविता है, तो फिर वो फ़र्क मिट जाता है कि छंदबद्ध या छंदमुक्त। जी, नहीं कविता में एक लेकिन आरोह-अवरोह होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ज़रूरी है। जी। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी कविता खत्म हो गई, पता ही नहीं चलता, जब वो कहता है अब मेरी दूसरी किताब लगता है अच्छा पहले ही खत्म हो गई क्या? तो तो इस ये स्थिति नहीं होना चाहिए। वो छंदमुक्त कविता है तो भी कहीं उसकी एक परिणति हो जो प्रभाव छोड़ती हो अपना, और ये वाली बात है। जी। जी, जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप कि कविता, कविता होनी चाहिए। चाहे वो छंद मुक्त हो, चाहे वो छंदबद्ध हो। छंद मुक्त कविता का ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी अनाप-शनाप लिख दीजिए। एटलीस्ट हुँ, आरोह-अवरोह तो उसमें थोड़ा होना ही चाहिए और अर्थ भी समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या समझें। तो पाठक और श्रोतागण और कवि के बीच में एक तारतम्य स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कभी-कभी जैसे मैं कभी-कभी लिखती हूँ आदरणीय, तो मैं लिखने बैठती हूँ जैसे दोहा है, तो कुछ तो लिख जाएगा, फिर कुछ में लगेगा कि मैं जो कहना चाह रही थी, तो वो अर्थ इसमें नहीं आ पा रहा है, या तो शब्द नहीं मुझे आते हैं। तो मुझे लगता है कि इन भावों में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भाव दब जाए। कविता का कविता होना ज़रूरी है, ये फर्स्ट थिंग है कि वो ज़रूर कविता हो, लेकिन वो भाव प्रवीण हो, उसमें भाव हो, छंदबद्ध हो या छंदमुक्त हो। जी, जी। लेकिन और एक अमृत जी इसमें बहुत ज़रूरी बात ये जो है मैं बार-बार दोहराता रहता हूँ इस बात को कि भाई देखिए अगर आप छंदबद्ध लिख रहे हैं, दोहा लिख रहे हैं तो फिर सही दोहा लिखें। जी, बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। जहाँ जैसे मीटर गलत हुआ उसका प्रभाव खत्म हो जाता है जी, चीज़ जी, से। तो आप गज़ल लिख रहे हैं और आप गज़ल नहीं लिख मतलब उसमें काफ़ी रदीफ़ी गड़बड़ है। आप जी, दोहा लिख रहे हैं और उसका कुछ लिख रहे हैं और 13-11 का आपको ध्यान नहीं है या और जो भी विधाएँ लिख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बहुत सारे लोग जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि आप खाली अगर छंद में आपको लिखने का मन है, तो फिर छंद का निर्वाह करना, वो मैं ज़रूरी है। ज़रूरी मानता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ज़रूरी है, ताकि तभी तो लगेगा कि आपने अपनी कविता छंद में लिखी है, या ये दोहा है, हुँ, या ये चौपाई है। कुछ जो उसका एक मापदंड है, वो होना ज़रूरी है। लेकिन भाव प्रवीण कविता का होना ज़रूरी है और आरोह-अवरोह का होना ज़रूरी है, जो पाठक को समझ में आए। तो आज हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। जी, जी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आदरणीय, साहित्य साधना से जी। मनोरोग या अकेलापन दूर किया जा सकता है? आज तो देखिए ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मतलब मैं गया था ये क्या कहते हैं आईसीसीआर गया हुआ था एक कार्यक्रम में मेरा नहीं था मतलब किसी का लोकार्पण था बहुत बड़े रचनात्मक हैं देश के जी, उनकी किताब में गया था तो मैं वहाँ चाय वाय जब हो रही थी तो 5 महिलाएं आई मेरे पास जी। और उन्होंने पूछा अच्छा वो आप वाजपेयी जी मैंने कहा जी 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 तो बोली मैं कब से एक बात थी जो आज कहने का मौका मिला तो बोली कि मैं आप यहाँ कोई 5-7 साल पहले कल सम्मेलन में आए थे मैंने कहा जी जी मैं आया था
जी, तो मैं उस कंडीशन में थी कि मैं आज आत्महत्या करूँ कि कल आत्महत्या करूँ। फिर वहाँ आपने कोई कविता सुनाई थी, उसके बाद मेरा मन बदल गया। जी, तो मैं जी, आपको कब से मतलब वो सोच रही थी, खोज रही थी कहीं आप मिले तो मैं आपको बताए। तो ये मतलब मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, एक समय की बात है सिर्फ़ कि वो कविता उस वक़्त तो उनके उसमें छू गई। जी, तो जो आप बात कह रही हैं, ये कविता तो कितनी कविताओं ने आत्महत्याओं से बचाया है और बिल्कुल। आत्महत्याओं की तरफ भी ले गई हैं। एक ब्लैक बुक है, ब्लैक फ्राइडे जी, क्या जी, कौन-सी जी, ब्लैक जी, संडे उसमें हज़ारों लोग सुसाइड कर चुके। अलग बात। लेकिन हाँ, ये सही है कि अगर आप लिख लेते हैं तो आपका मन हल्का इसको तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उसके जो मानसिक रोगों के निवारण के लिए कविताओं का या जी, गायन जी, का जी, इस्तेमाल जी, जी, इससे बहुत हल्का होता है, आपका बोझ हल्का होता है और आपकी आपको कोई दुःख तकलीफ सही है और उस दुःख तकलीफ को जब आपने कोई उपन्यास में, कविता में, कहानी में ढाल दिया, तो कहीं न कहीं उस दुःख का कारण कई बार कोई व्यवस्था होती है या कोई और होता है, तो उससे लोग की अवेयरनेस बढ़ती है। जी, दुनिया में कितने कानून बदले गए हैं, सिर्फ़ किसी एक उपन्यास के कारण, किसी एक जी, जी, नाटक के कारण। जी, तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आप जैसे लिख लेते हो, तो एक बहुत बड़ा मन से एक बोझ उतर जाता है और आपको मतलब उसमें वो जीवन के लिए बहुत मददगार साबित होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मतलब आपके अनुसार भी ये सत्य है कि साहित्य जो है बहुत मनोरोग से भी बचाता है। जैसे देखिए, जाता है। हम रिटायर्ड लोग जो हैं, जो लिखते रहे हैं, बाद में उनका थोड़ा लिखना कम हो गया और रिटायरमेंट के बाद यदि वो लिखते हैं, तो वाक़ई उनका अकेलापन दूर होता है। क्योंकि जी, टाइम जी, पास बिल्कुल। कैसे होगा? तो वो कुछ लिख रहे हैं, मन के भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो अपने मन के भाव को कलम द्वारा कागज़ पे जब लिख लेते हैं, तो उनके अंदर का आक्रोश भी खत्म हो जाता है। तो ये तो जी, है जी। कि कविता या साहित्य के रूप में काफ़ी लोगों का मनोरोग दूर होता है और वो अपनी परेशानियों की तरफ ना सोच करके साहित्य में हम क्या करें, क्या लिखें, कैसे लिखें, ताकि साहित्य जो है आगे चल करके मानवता के विकास के लिए हो। तो ये बिल्कुल सत्य जी। आदरणीय कि साहित्य जो है उससे मनोरोग दूर होता है और एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना किसी डॉक्टर के बिना किसी दवा के भी इंसान को ठीक रखती है। तो साहित्य मनोरोग कुदरत ने वो मनोरोग दूर कर देती है। अब देखिए ना मैं बार-बार दिल्ली में आता रहता हूँ, भाई जब नादिर शाह ने कत्लेआम किया, तो और मतलब हज़ारों लोग कत्ल कर दिए गए, जी, खून जी। नालियों में खून बहने लगा। शायर ने एक शेर लिख के भेजा उसको, वो एक मनोरोगी था कहा कि भाई सबको काट डालो, कोई किसी का कसूर है हाँ, नहीं वो है, नादिर शाह ने कहा जो मिले काट दो। अब यहाँ और पे वो वो एक शायर माइंड के सेट आ गया शेर ना आदरणीय, यहाँ पे वो माइंड सेट आ गया कि उस हाँ। कवि का या उसकी कविता में माइंड सेट ऐसा था जो उसने ऐसा लिखा। यदि उसकी वो कवि था, नहीं वही तो बता रहे हैं कि वो चूँकि कवि था तो आखिरकार उससे बर्दाश्त तो नहीं हुआ जिसकी तो उसने वो कौशल वही दिखाया उसने कि तारीफ़ की उसकी मतलब नादिर शाह की तारीफ़ करने का पैसा मिलता तो नादिर शाह की तारीफ़ कर दी कि भाई तुमने इतना कत्ल कर दिया पर तेरी तलवार की खून की प्यास तो बुझी नहीं। तो ऐसा कर इनको दोबारा ज़िंदा करके कत्ल कर। अब ये इतनी तो इस बात ने नादिर शाह का को शर्मिंदा किया कि उसने कत्लेआम रोका फिर। जी, जी। वाक़ई साहित्य तो बहुत अच्छी व्यवस्था है या हम कभी मिल करके काफ़ी लोगों का मनोरोग दूर करते हैं। बात दूसरी है कि कहीं-कहीं पे कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं और देखिए आज ने बहुत सम्माननीय लोग मंच से जुड़ गए हैं। बोधिसत्व कसूरिया जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। रत्नेश्वर जी भी जुड़े हुए हैं, अभी तक हम लोगों के साथ-साथ चल रहे हैं। लक्ष्मण लड़ीवाल, रामानुज जी भी जुड़ गए हैं, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आरएन सिंह जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन। अरुण सिंह रुहेला जी भी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत आभार आदरणीय आपका। और काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखते जा रहे हैं। प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। त्यागी अशोक कृष्णम ने भी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, वंदन आप सभी का। संध्या दीक्षित भी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। और समय भी द्रुत गति से आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि लग रहा है कि अभी बहुत सारी बातचीत करनी है। तो हम फिर चलते हैं समापन की तरफ क्योंकि समय कम रह गया है और ये
जो ये ऐप है ना, केवल 1 घंटे का ही है ये ऐप आदरणीय। तो आज के हमारे आमंत्रित साहित्यकार आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो समाज और संस्कृति के जीवंत दर्पण हैं। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में साहित्य की गहराई और संवेदनशीलता स्पष्ट झलकती है। साहित्य और व्यक्तित्व दोनों एक दूसरे के पूरक है, प्रतिबिंब है। आपने सही कहा आदरणीय कि साहित्य व्यक्ति को संवेदनशील, जागरूक और गहन दृष्टि देता है। वहीं व्यक्तित्व की आभा साहित्य को जीवन बनाती है। आप न केवल शब्दों को स्वरूप देते हैं, बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। दृढ़ता और संवेदनशीलता का संतुलन ही सृजन को ऊंचाई प्रदान करता है। आज विचार वाटिका के साहित्यिक परिचर्चा में यह वार्ता अनेक अनुभवों, भावों और विचारों से समृद्ध रही। आज की वार्ता न केवल साहित्य की धारा को समझने का अवसर देती है, बल्कि व्यक्तित्व, समाज, प्रकृति, मीडिया, यात्रा, मानसिक संबंध और कला के विभिन्न पक्षों को एक ही सूत्र में पिरोती है। साहित्य वस्तुतः मनुष्य के भीतर बहती हुई अमृत धारा है, जो उसके अनुभवों को शब्दों में और भावों को अभिव्यक्ति में बदलती है। इसी कारण व्यक्तित्व और साहित्य साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को आकार देते हुए, समृद्ध करते हुए। आज का समय अनेक परिवर्तन का समय है। मीडिया की तेजी, डिजिटल मंचों का विस्तार, नए लेखकों की पोषक ऊर्जा और पारंपरिक रचनाशीलता का संतुलन है। इन सब के बीच साहित्य अपनी गरिमा, अपनी संवेदनशीलता और अपनी गहनता को बनाए हुए है। भ्रमण, प्रकृति, आत्मसंघर्ष और प्रेम, ये सभी साहित्य को निरंतर नए रंग प्रदान करते हैं। साहित्य साधना मन से स्थिरता और आत्मबल देती है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आपके मार्गदर्शन से यह मंच विचारों की समृद्ध दिशा में अग्रसर हुआ है आदरणीय। आगे हम फिर मिलते हैं, जबकि खत्म करने का मन नहीं हो रहा है, ऐसे ही किसी जी, जी, नए जी, किरदार बिल्कुल। के साथ विचार वाटिका में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नमस्ते, नाइट। आप सभी नमस्ते। जुड़ने वाले साहित्यकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। गुड नाइट आदरणीय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार। सभी का आभार, सभी का अभिनंदन जी, धन्यवाद।